हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और आज का हमारा टॉपिक है हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल जो है, इनको हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहते हैं। इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए हैं विच एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर्स इनको एज अ गाइड लेकर चलते हैं फॉर कैरिंग आउट देयर मैनेजरियल एक्टिविटीज़। तो इस वीडियो में आज हम दो प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क और दूसरा मैं आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कराऊंगी। तो पहले हम देखते हैं डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डिवाइड करना है काम को। इसका मतलब है डिवीजन ऑफ वर्क का कि हम किसी भी काम को डिवाइड करेंगे। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हेनरी फ्योल का कहना था कि जो पूरा काम हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन में करना है उसको हम छोटे छोटे कामों में या छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देंगे, और ये पूरा काम एक आदमी को देने की बजाय हम ये छोटे छोटे काम एक एक आदमी को अलग अलग प्रोवाइड करेंगे करने के लिए। और ये जो काम जो हम किसी आदमी को देंगे तो हम उस टाइम उस आदमी की कैपेबिलिटी, उसकी क्वालिफ़िकेशन और उसके एक्सपीरियंस को भी ध्यान में रखेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम उसको वो काम असाइन करेंगे ताकि वो उसको कर पाए। जब एक आदमी इस काम को बार बार करेगा, अपने अपने काम को बार बार परफॉर्म करेगा, तो उससे उस काम में वो परफेक्ट हो जाएगा, वो स्पेशलिस्ट बन जाएगा, एक्सपर्ट बन जाएगा एंड जो भी हमारे रिसोर्सेज है उनकी वेस्टेज भी कम हो जाएगी। और जब वेस्टेज कम हो जाएगी, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी तो एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी। तो बेसिकली हमने किया क्या, एक बड़े काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करा। ये छोटे छोटे काम हर एक आदमी को अलग अलग असाइन कर दिए। जब हर आदमी अपने अपने काम को कर रहा है, वो उस काम को कर करके एक्सपर्ट बन रहा है एंड व्हेन ही बिकम्स एक्सपर्ट दैट लीड टू स्पेशलाइजेशन, और उससे हमारी वेस्टेज भी कम हुई, कॉस्ट भी मिनिमाइज हो गई, एफिशिएंसी आ गई। दिस इज द कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। तो अब हमारे इसमें कुछ की वर्ड्स हैं। इसमें फर्स्ट 3 जो हैं इससे ये बेसिकली आपको मीनिंग में हेल्प करेंगे। फर्स्ट इज डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर यूनिट्स। हमने बड़े काम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करा और ये छोटे छोटे यूनिट्स हमने एक एक आदमी को असाइन कर दिए काम करने के लिए। और जब हमने हर एक आदमी को अलग अलग काम दिया तो उससे हमारे डिपार्टमेंट्स भी क्रिएट हो गए। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमारा कोई टारगेट है, उसको अटेन करने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है। जैसे हम परचेजिंग करते हैं तो प्रोडक्शन करते हैं, सेल्स करते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, मार्केटिंग होती हैं। तो हम इन सब कामों को अगर अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दें इनके लिए, और हर डिपार्टमेंट का एक एक हेड बना दें, और ये हेड अपने ही डिपार्टमेंट को लुक आफ्टर कर रहा है, तो जो ये हेड्स हैं ये अपने काम बार बार करके एक्सपर्ट हो जाएंगे। और इसीलिए जब हमने काम को डिवाइड करा, हमारे डिपार्टमेंट्स भी क्रिएट हो गए उस बेसिस पे। एंड थर्ड है पॉइंट इसमें, एलोकेशन ऑफ वर्क एज पर कैपेबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। ये जो हम काम एलोकेट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग डिफरेंट पर्सनस, ये उनकी कैपेबिलिटीज़, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली कर रही हैं। और लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं मैंने लिखा है इसमें, बेस ऑफ डेलीगेशन कंसेप्ट एंड बेस ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक। ये डेलीगेशन के बारे में आप ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, और फंक्शनल फोरमैनशिप आप साइंटिफिक प्रिंसिपल्स जब स्टडी करेंगे उसमें आएगा, राइट। तो इन दोनों का जो बेस है वो डिवीजन ऑफ वर्क है। यानी कि जब आप इन कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि वहाँ पे भी हम काम को डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल जो है, इट इज़ अ बेस ऑफ डेलीगेशन कंसेप्ट एंड इट इज़ अ बेस ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक। डेलीगेशन में भी बॉस क्या करता है, अपना काम, अपना बर्डन कम करने के लिए अपने सबॉर्डिनेट, अपने नीचे वाले एम्प्लॉय को अपना वो काम सौंप देता है ताकि उसका बर्डन कम हो जाए। तो यानी कि ही इज़ डिवाइडिंग द वर्क। तो बेस क्या है आपका, डिवीजन। और फंक्शन फोरमैनशिप में भी क्या है कि अलग अलग फोरमैन्स हैं, अलग अलग हमारे इसमें हेड्स होते हैं जो एक एक टास्क को लुक आफ्टर करते हैं। जैसे कि रिपेयर बॉस है, गैंग बॉस है। तो ये जो बॉसेस हैं ये एक एक काम करते हैं और उनमें एक्सपर्ट बनते हैं। तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे भी डिवाइड करा, तो डिवीजन ऑफ वर्क इज़ देयर। तो डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पे भी बेस है। अब इस प्रिंसिपल के हमारे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं और कुछ हमारी कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, और वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो पहले हम पॉजिटिव इफेक्ट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव इफेक्ट इज स्पेशलाइजेशन। जब भी आप किसी काम को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, वो आदमी जब उस काम को बार बार कर रहा है तो उससे वो स्पेशलिस्ट बन रहा है, एक्सपर्ट बन रहा है। तो आपकी क्या आ रही है, स्पेशलाइजेशन। और जो सेकंड है, इम्प्रूव एफिशिएंसी। जब एक आदमी अपना काम कर रहा है और उसको
कर करके वो एक्सपर्ट बन गया है, तो नेचुरली वो रिसोर्सेज को भी ठीक से यूज़ करेगा, कोई वेस्टेज नहीं होगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा, उससे आपकी कॉस्ट मिनिमाइज़ हो जाएगी, और कॉस्ट मिनिमाइज़ हो गई तो आपकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो जाएगी। अब इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, यानी कि जब आप ये प्रिंसिपल अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं करते तो उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा, दैट इज़ देयर। इनके दो पॉइंट्स तो इनके ऑपोजिट हो जाएंगे, जैसे कि स्पेशलाइजेशन है तो देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन, कोई एक्सपर्ट नहीं बन पाएगा। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी है तो देयर विल बी लैक ऑफ एफिशिएंसी, कॉस्ट को आप मिनिमाइज नहीं कर पाएंगे। एंड थर्ड, चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, ये जो पॉइंट है इसको आप समझ लीजिए। चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क का मतलब है कि जो बॉस है अगर वो काम डिवाइड नहीं कर रहा तो चांस होगा कि भी वो एक काम बार बार कर रहा है, देयर विल बी डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, देयर माइट बी चांसेस ऑफ दैट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि आप किसी बैंक में जाते हैं तो वहाँ पे एक आदमी जो है वो कैश कलेक्ट करता है, दूसरे काउंटर पे आप पेमेंट कर सकते हैं कैश की, थर्ड जो काउंटर है वहाँ से चेकबुक इशू हो रही है, फोर्थ काउंटर में मे बी इशू हो रही है पासबुक्स और भी और एक्टिविटीज़ जो कैरी करते हैं। तो ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ अलग अलग लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो ये अपने काम को बार बार करके इनमें एक्सपर्ट हो रहे हैं और स्पेशलाइजेशन आ रही है। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो रही है क्योंकि कॉस्ट मिनिमम हो गया, एफर्ट्स भी कम लग रहे हैं, बिकॉज एक आदमी जो भी काम कर रहा है वो अच्छे से उसको करना जान चुका है। इसी तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि परचेज मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, तो परचेज मैनेजर जो है परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स और या दूसरी कोई चीज़ें परचेज करना है उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स में कि भी कितना हमें रॉ मटेरियल किस प्रोडक्ट में कितना लगाना है उसको आइडिया हो जाता है। फाइनेंस वाले को फाइनेंसिंग देखना आ जाता है। तो हर एक आदमी अपना अपना काम करके उसमें एक्सपर्ट हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ये प्रिंसिपल आपको एग्जाम में आता है तो सबसे पहले आपको अथॉरिटी की डिफाइन लिखनी है, फिर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का लिखेंगे पॉइंट, एंड आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट विल बी कि दोनों में पैरिटी होनी चाहिए। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, अथॉरिटी क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब है पावर टू टेक डिसीजन, यानी कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए कोई पावर, या इसको आप दूसरे वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं, राइट ऑफ अ सुपीरियर टू गिव ऑर्डर्स टू हिज सबॉर्डिनेट एंड ऑब्टेन ओबीडियंस। यानी कि सुपीरियर के पास राइट है कि वो ऑर्डर कर सकता है अपने सबॉर्डिनेट को, सबॉर्डिनेट होता है जो बॉस के नीचे काम करता है, सुपीरियर के नीचे काम करता है, इंडिविजुअल। तो सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर कर पा रहा है और जो सबॉर्डिनेट है वो ऑब्टेन कर रहा है, उससे ऑब्टेन कर रहा है ओबीडियंस, यानी कि वो ऑर्डर को ओबे कर रहा है कि येस ही विल डू द वर्क एंड विल गिव द रिजल्ट। तो राइट ऑफ अ सुपीरियर टू गिव ऑर्डर्स टू हिज सबॉर्डिनेट एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, इसको आप बोलते हैं अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इट इज़ ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम, यानी कि जो भी काम आपको दिया गया है आप उसको टाइमली करके देंगे, एंड यू आर ऑब्लाइज्ड बाय दिस, यानी कि यू अज्यूम दिस कि आपको वो काम टाइमली करके देना है, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस प्रिंसिपल में पहले आपने अथॉरिटी का डिफाइन बताया, फिर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का बताया। अब आपका थर्ड पॉइंट इसमें आएगा कि फ्योल का कहना है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनमें पैरिटी होनी चाहिए। पैरिटी को आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, दे शुड मैच विद ईच अदर, दे शुड बी इक्वल, दे शुड बी अ बैलेंस। तो यानी कि दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। अब वो क्यों, लेट्स सी। अगर आप किसी एम्प्लॉय को एक्सेस अथॉरिटी दे देते हैं, यानी कि काम करने की पावर आपने ज़्यादा दे दी मगर उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा रहे किसी चीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल, आपने एक एम्प्लॉय को बोला कि भाई तुमने एक दिन में 250 स्कूटर्स बनाने हैं, लेकिन आपने उसको अथॉरिटी नहीं दी कि भाई वो स्कूटर्स बनाने के लिए जो भी उसको टूल्स या मटेरियल्स चाहिए उनको कलेक्ट कर ले फ्रॉम दैट कंसर्न डिपार्टमेंट। तो इससे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने दे दी 250 स्कूटर बनाने हैं बट अथॉरिटी नहीं है उसके पास, तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। ही वोंट बी एबल टू प्रोड्यूस 250 स्कूटर्स इन अ डे। तो इसीलिए आपने इस एग्जाम्पल में देखा कि हमने उसको 250 स्कूटर्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी मगर पावर नहीं दी तो वो काम नहीं कर पाया। अब इसका उल्टा देखते हैं, हम पावर दे रही हैं ज़्यादा
लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे किसी काम की, तो उससे क्या होगा, वो अपनी पावर का मिसयूज़ भी कर सकता है। तो गिविंग अथॉरिटी मैचिंग टू टारगेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ वेरी वेरी इसेंशियल इन दिस प्रिंसिपल। यानी कि आप उतनी पावर दें जितनी ज़रूरत है काम करने को, और उतना रिस्पॉन्सिबल ठहराएं उस एम्प्लॉय को जितना ज़रूरी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, राइट। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके भी कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, कुछ नेगेटिव हैं। लेट्स सी। पॉजिटिव इफेक्ट्स में है कि देयर विल बी नो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी। जब आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं तो कोई मिसयूज़ नहीं होगा अथॉरिटी का, क्योंकि जितनी आपने पावर दी है उतना ज़रूरी है काम को कैरी आउट करना, उतनी पावर है उसके पास, तो मिसयूज़ नहीं होगा। दूसरा है कि इट हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम विदाउट एनी डिले। यानी कि अगर आपने बैलेंस रखा है तो जो इंडिविजुअल एम्प्लॉई है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपना काम टाइमली करके आपको दे देगा, राइट। और कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इनका उल्टा। अगर फर्स्ट पॉइंट है डिले इन वर्क और इन कंप्लीशन ऑफ वर्क ड्यू टू इज लेस अथॉरिटी। अगर पावर कम है तो वो काम या तो नहीं कर पाएगा या उसमें देरी हो जाएगी। दूसरा, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी ड्यू टू एक्सेस अथॉरिटी। ज़्यादा पावर दे दी काम करने की, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो वो अपनी पावर का मिसयूज़ करेगा। थर्ड, ओवरबर्डन विद वर्क विद एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दी, पावर नहीं दे रहे, तो जो एम्प्लॉई है वो ओवरबर्डन हो जाएगा अपने काम से, वो अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा, राइट। तो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी में आपने देखा कि आप सबसे पहले अथॉरिटी को डिफाइन करेंगे, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर आप बताएंगे दोनों कमेंसुरेट होने चाहिए, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन दीज टू, एंड उसके बाद आप इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स भी एक्सप्लेन कर देंगे। इज इट क्लियर? So these two principles we have done. You may revise the keywords. I have written the keywords over here and you will be able to learn them. Thank you.